नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कहानी के सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के कहानी बूढ़ी काकी के बारे में। तो कहानी है तो उसके बारे में उसका हम सारांश देखेंगे। तो आइए देखते हैं। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य अगर कोई ऑप्शनल ले रहा है तो इसमें ज़रूर आएगा, और आपको कॉलेज और अदर एग्ज़ाम में भी बूढ़ी काकी कहानी आ सकती है। तो आप इसको पूरा देख सकते हैं। इसका सारांश हम बता देंगे संक्षेप में। तो आप देखते हैं इसमें, जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि बूढ़ी काकी के कथानक पर प्रकाश डालिए अथवा बूढ़ी काकी कहानी का सारांश लिखिए। तो हम ऐसा उसमें आपको बता देते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी मानवीय करुणा की भावना से ओतप्रोत कहानी है। इसमें लेखक ने बूढ़ी काकी के माध्यम से समाज, परिवार और उस समस्या को उठाया है जहां वृद्धजनों से उनकी जायदाद संपत्ति लेने के बाद उनका अनादर किया जाता है, उनकी उपेक्षा होने लगती है। केवल इतना ही नहीं, बात बात पर उन्हें अपमानित, तिरस्कृत भी किया जाता है। भरपेट भोजन तक नहीं मिलता। सामाजिक यथार्थ के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने मनुष्य के स्वार्थी भावनाओं की घृणा एवं विभत्स रूप चित्रित किया है। इसमें हम देखेंगे, कहानी का प्रारंभ करते हुए लेखक ने मानव जीवन में वृद्धावस्था और बाल्यावस्था को एक दृष्टि से देखा है। क्योंकि जो बूढ़ी काकी थी, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसकी वही स्थिति हो जाती है कि जो जवान होते हैं जो घर में, वो जैसे कि अगर बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की देखभाल करते हैं, वैसे जब बुजुर्ग हो जाता है तो उनका देखभाल करना पड़ता है। उनको नहलाना, धुलाना, खिलाना, पहराना, ऐसे ही करना पड़ता है। तो इसमें जो है, इसमें कोई शक भी नहीं है, बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के अलावा अन्य कोई इच्छा नहीं थी। मतलब बूढ़ी काकी जो है, जैसे जैसे बुजुर्ग हुए उनकी खाने की इच्छा तीव्र होती जा रही थी। उसे विधवा हुए 5 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। उसके जवान बेटे भी असमय मर चुके हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं था जिसे बूढ़ी काकी अपना कह सके। तो केवल उसका दूर का भतीजा बुद्धिराम, भले मानुस पंडित बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के सामने लंबे चौड़े वायदे किए। जायदाद लिखवाते समय उसकी सब संपत्ति अपने नाम लिखवा ली। पैसे का लालची बुद्धिराम बहुत जल्दी ही बदलने लगा। बुद्धिराम की पत्नी रूपा भी व्यवहार से कठोर थी, लेकिन ईश्वर से अवश्य उसे डर लगता था, इसलिए वह बूढ़ी काकी से दुर्व्यवहार करते समय डरती थी, जो रूपा थी। बुद्धिराम और उसकी पत्नी का व्यवहार बूढ़ी काकी के प्रतिदिन कठोर होता चला गया। यहाँ तक कि जिस बुढ़िया की जायदाद से 100-150 रुपये प्रतिमाह की आमदनी थी, वह भोजन तक के लिए तरसने लगी। बूढ़ी काकी जीभ के स्वाद के आगे विवश होकर रोने चिल्लाने लगती थी। हाथ पैरों से लाचार बुढ़िया जमीन पर पड़ी रहती और अपने प्रति उपेक्षा भरे व्यवहार पर चीखती चिल्लाती। बुद्धिराम के दोनों बेटे भी उसे चिढ़ाने, परेशान करने में खुश होते थे। यहाँ तक कि वे दोनों उस बुढ़िया के ऊपर अपने मुंह का पानी भी उड़ेल देते थे। लेकिन बुद्धिराम की बेटी लाडली बूढ़ी काकी से बहुत प्यार करती थी। लाडली भाइयों से तंग होकर बूढ़ी काकी की कोठरी में आ जाती थी और चना चबाना जो कुछ भी होता था मिल बांटकर बूढ़ी काकी के साथ खाती थी। जो लाडली बिटिया थी बुद्धिराम की, उनके 2 लड़के थे जो वो बहुत ही मतलब शरारती थे, नटखट थे। वो बूढ़ी काकी के ऊपर पानी से गिलास पी करके भी उनके ऊपर डाल देते थे। लेकिन जो बेटी लाडली थी वो काकी के से ज़्यादा मोहब्बत करती थी, उनके पास रहती थी, उनको अपना जो खाना होता था अपने हिस्से का उनको खिला देती थी। कुछ समय बाद बुद्धिराम के बेटे मुखराम की सगाई थी, जिसमें भाग लेने के लिए काफ़ी मेहमान आए हुए थे। सारे गांव में खुशी का माहौल था। चारपाइयों पर आराम कर रहे मेहमानों की नाई सेवा कर रहे थे। कहीं भाट प्रशंसा
में यशगान कर रहे थे। रूपा को भी औरतों से फुर्सत नहीं थी। दौड़ दौड़ कर इधर उधर भाग रहे थे। हलवाई भट्टियों पर काम कर रहे थे। कहीं सब्जियां पक रही थी तो कहीं मिठाइयाँ बन रही थी। खाना पकने की सुगंध सारे घर में फैल चुकी थी। भीतर ही भीतर बूढ़ी काकी का मन भी ललचा रहा था, परंतु वह सोच रही थी कि जब उसे भरपेट भोजन ही नहीं मिलता तो मिठाई और कचौड़ी कौन खिलाएगा। बूढ़ी काकी सोच रही हैं। रह रहकर उसकी जीभ लपलपा रही थी और दिन होता तो वह रोज चीख कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती, लेकिन अपशकुन के भय से वह चुपचाप बैठी थी। धीरे धीरे उसका मन बेकाबू होता चला गया और उकड़ू बनकर हलवाई के कड़ाहे के पास जाकर बैठ गई। अचानक रूपा की नज़र बूढ़ी काकी पर पड़ी तो आग बबूला हो उठी और बूढ़ी काकी को खूब भला बुरा कहा। बूढ़ी काकी को रहा नहीं गया, क्योंकि उनके जीभ से पानी टपक रहा था। उनके मन में खाने के लालसा दौड़ रहे थे। तो वो सोची कि इतना अच्छा खुशबू आ रहा है, इतना अच्छा सुगंध आ रहा है, तो हम भट्टी के पास ही चलते हैं। जब यहाँ इतना दूर आ रहा है इतना अच्छा सुगंध, पूड़ी हलवा सब कुछ बन रहा है, तो हम ऐसा करते हैं भट्टी के पास चलते हैं और वहीं पे बैठ के देखेंगे। काफ़ी समय बीत जाने के बाद अपनी अपमानित होकर भी बूढ़ी काकी कुछ नहीं बोली और रेंगती हुई चुपचाप अपनी कोठरी में चली गई। वापस बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में चली गई। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी बूढ़ी काकी की किसी ने सुध नहीं ली तो उसका मन बेचैन हो उठा। काफ़ी देर तक बूढ़ी काकी को जब कोई पूछने आछने नहीं गया, देखने नहीं गया, तो बूढ़ी काकी उनका मन बेचैन होने लगा और तरह तरह के विचार उनके मन में आने लगे। सभी लोग खा पी चुके होंगे, तेरी याद किसी को नहीं आएगी। इस बीच उनकी भूख जोर पकड़ने लगी और हाथों के बल सरकती हुई लोगों के बीच जाकर पत्तल पर बैठ गई। लोग आश्चर्य से देख रहे थे कि बुधिराम की नज़र उस पर पड़ गई। उस दयनीय बूढ़ी काकी को बुधिराम ने दोनों हाथों से उठाकर कोठरी में लाकर पटक दिया और खूब भला बुरा कहा। वह भूल गया कि आज जो उसे सम्मान मिल रहा है यह सब बूढ़ी काकी के संपत्ति के कारण मिल रहा है, क्योंकि बूढ़ी काकी का जो संपत्ति जब उसने लिया था तो बड़े बड़े वायदे किए थे। रह रहकर बूढ़ी काकी स्वयं को कोसती रही। कभी सोचती कि वहाँ नहीं जाना चाहिए था, बिना खाए मैं मर तो नहीं जाती। बूढ़ी काकी सब अपने मन में सोच रही हैं। इतना दुर्व्यवहार होने पर भी बूढ़ी काकी का मन दावत में रखा हुआ था। कभी कचौड़ियाँ याद आती तो कभी स्वादिष्ट रहता, लेकिन लाडली के अलावा बूढ़ी काकी के प्रति किसी के मन में कोई सहानुभूति नहीं थी। रात के 11 बज चुके थे। सभी मेहमान आराम कर रहे थे। हारी थकी रूपा भी सो चुकी थी, लेकिन लाडली थी जो जाग रही थी। वह उस समय की प्रतीक्षा में थी जब अपने हिस्से का मिला हुआ खाना बूढ़ी काकी को जाकर खिलाए। रूपा को पता लगने पर पिटाई होने का डर था। माँ को सोता देखकर लाडली चुपके से अपने हिस्से की पूड़ियाँ लेकर काकी के पास पहुँची। बेसब्री से इंतजार कर रही बूढ़ी काकी एक ही झटके में सब खा गई, क्योंकि बूढ़ी काकी को बहुत लालसा था कि अभी पूड़ी मिलेंगे। पूड़ियाँ मिल नहीं रही थी। जब पूड़ी मिली तो उन्होंने एक ही झटके में सारा खा गया, परंतु इससे उसकी भूख और बढ़ चुकी थी। उसने लाडली से मेहमानों के भोजन करने के स्थान पर ले चलने को कहा, परंतु वहाँ पड़े टुकड़ों को चुन चुनकर खाने के बाद भी उसकी भूख नहीं मिटी। अंत में उसने लाडली से जूठी पत्तलों के पास ले चलने को कहा। इसी बीच रूपा की आंख खुल चुकी थी। लाडली को अपने पास ना पाकर रूपा ने इधर उधर देखा तो वह पत्तलों के पास खड़ी थी। रूपा बूढ़ी काकी को पत्तलों की जूठन चाटते देखकर आत्मग्लानि और पश्चाताप से भर उठी थी। आज उसे अपने किए पर भारी पछतावा हो रहा था। उसकी सोई आत्मा जाग उठी थी। आज उसने बूढ़ी काकी को धमकाया नहीं, अपितु उठकर साथ चलने को कहा। उसने सोचा, जिस बुढ़िया की जायदाद से हमें इतनी आमदनी हो रही है उसके लिए मैं भरपेट भोजन नहीं दे सकी। ईश्वर से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगती हुई रूपा अपने कमरे में गई और पकवान तथा मिठाई का थाल लेकर बूढ़ी काकी के पास पहुंची। अब इसमें मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं
कहानीकार कहता है कि भोजन के उस थाल को देखकर काकी का मन आनंदित हो उठा। रूपा ने बड़े प्यार से भोजन करने के लिए कहा और विनती की कि ईश्वर से प्रार्थना कर दे कि हमारा अपराध क्षमा कर दे। बूढ़ी काकी को उस समय स्वर्गिक आनंद की अनुभूति हो रही थी। तो आप लोग जैसा अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा वीडियो को देखिएगा। कहानी इतना ही है। धन्यवाद। और हम अगले वीडियो में अगली कहानी लेके आएंगे। आप लोग वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।